नमस्कार स्टूडेंट, राजस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी व आगामी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो याद रखना, चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उसको हम लोग किसका शपथ दिलाते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स का शपथ दिलाते हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स का शपथ दिलाते हैं क्योंकि हिप्पोक्रेट्स को याद रखना चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं और इसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डार्विन ने याद रखना विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना डार्विन ने दिया था। संघर्षता का नियम दिया था, संघर्षवाद। ठीक है, संघर्षवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ये याद रखना। थ्रियोफेस्टस कौन है? तो याद रख लीजिए, थ्रियोफेस्टस को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, वनस्पति शास्त्र के जनक। वनस्पति शास्त्र के जनक, वनस्पति शास्त्र के जनक हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, जनक। उसके बाद याद रखना अरस्तु कौन है? तो इसको याद रखना फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक, या फिर याद रखना इसको स्पेशली जीव विज्ञान के जनक व जंतु विज्ञान दोनों के ही जनक कहते हैं। जीव विज्ञान और याद रख लीजिएगा जंतु विज्ञान दोनों के जनक कहते हैं। दोनों के ही जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति शास्त्र याद रखना बॉटनी के फादर कौन है पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा थ्रियोफेस्टस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के जो भी विद्यार्थी होते हैं उसको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? तो सबसे पहले जीवाणु को खोज किसने की है? तो याद रखना लीवेनहॉक ने। पूरा नाम है इसका एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक, क्लियर है? इन्होंने याद रखना जीवाणु की खोज की थी। साथ ही साथ में याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको याद रखना माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं। बायोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? याद रखना, तो वो भी कहा जाता है किसको? ल्यूवेनहॉक को। उसके बाद इन्होंने याद रखना प्रथम लिविंग सेल, जीवित कोशिका, प्रथम याद रखना जीवित कोशिका की खोज किसने किया पूछा जाए तो याद रखना लीवेनहॉक ने की थी। जीवित सेल की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो ये याद रखना माइक्रोबैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, इन सब से जुड़ा हुआ है लीवेनहॉक। ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन है? तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने याद रखना पहले डेड सेल की खोज, मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज याद रखना किसने करे था? तो ये याद रखिए आपका रॉबर्ट हुक ने करा था। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले लिविंग सेल की खोज हुई थी क्या डेड सेल की? जीवित कोशिका की खोज हुई थी या तो डेड सेल की? तो पहले याद रखना 1665 में। ये कब किया था? तो 1665 में किया था, याद रख लेना, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका। तो पहले मृत कोशिका की खोज हुई थी, बाद में याद रखना ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने याद रखना, लुईस पास्चर ने क्या है? रेबीज का टीका बनाया था। लुईस पास्चर ने क्या है? तो ये रेबीज के टीके से संबंधित है, याद रखना रेबीज का टीका किसने बनाया? तो याद रखना ये बनाया है लुईस पास्चर ने। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो पहले परागण क्या होती है समझो। परागण मतलब होती है पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन क्या है तो समझिए। पॉलिनेशन का मतलब होता है, देखो, जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, पुष्प होते हैं। देखिए पॉलिनेशन क्या है समझो थोड़ा से। जो भी पौधे होते हैं उनमें क्या होती है? फल निर्माण के पहले एक क्रिया होती है, ठीक है, पॉलिनेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके याद रखना फलों का निर्माण होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होती है समझो। जो पुष्प है याद रख लीजिए, यहाँ पे पुष्प का क्या होता है? यहाँ पे होता है एंथर वाला भाग, और इस एंथर में क्या भरे होते हैं? तो याद रखना यहाँ पर पराग कण भरे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पराग कण। तो पराग कणों का याद रखना कहाँ पर? किसी भी माध्यम में उड़ के ये वर्तिकाग्र तक आने की क्रिया, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइले, और ये होती है अंडाशय। तो याद रख लीजिएगा ये जो पराग कण होते हैं,
परागकण का ये जो परागकोश है, ये जो ठीक है स्लॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश में भरे होते हैं परागकण। तो परागकणों का किसी माध्यम से उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? यही कहलाती है पॉलिनेशन। यही कहलाती है, याद रखना आपका, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जिसको परागण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर याद रखना ये जो परागकण है यहाँ से विभिन्न माध्यमों से आती है, अलग अलग माध्यम से आती है। देखो परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, स्वपरागण सेल्फ, तो एक ही पुष्प है और उसी पुष्प के याद रखना वर्तिकाग्र में जारी है परागकण, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दो अलग अलग पौधे हैं, उनके बीच में जो परागण होगी, ठीक है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएगा, अलग अलग पौधों के, ठीक है, एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ये जो यहाँ इस एक ही पुष्प के याद रखना उसी के वर्तिकाग्र में आ रही है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो यहाँ से यहाँ आती है, या तो वायु के माध्यम से आ सकती है, या तो कीड़े मकोड़े के माध्यम से, या तो हाथी के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, या तो चमगादड़ के माध्यम से, घोंघा के माध्यम से, बहुत सारे के माध्यम से होती है, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो याद रख लीजिएगा एंटोमोफिलस क्या होती है? तो याद रखना एंटोमोफिलस मतलब होती है, याद रखना, कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण। तो जब यहाँ से परागण, तो जब यहाँ से इस परागकण को कीड़े लेकर आते हैं, कीट लेकर आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, एंटोमोफिलस। एनिमोफिलस क्या होता है? वायु परागण। ठीक है, वायु द्वारा, जब याद रखना वायु द्वारा यहाँ से परागकण उड़ के वर्तिकाग्र में आती है तो वायु परागण बोलते हैं। ऑर्निथोफिली बोलते हैं, याद रखना, इसको जब पक्षी लेकर आता है, कोई भी पक्षी है, याद रखना, पक्षी द्वारा जो परागण होती है, पक्षी द्वारा परागण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षी द्वारा परागण को ऑर्निथोफिलस कहते हैं, यदि पक्षी लेकर आए तो। और उसके बाद याद रखना चिरैप्टोफिली बोलते हैं, जब वो चमगादड़ द्वारा परागण होता है, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिरैप्टोफिली बोलते हैं। चमगादड़ एक प्रकार का मैमल्स है, इसके बारे में याद रखिए, स्तनधारी है, न कि पक्षी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से चमगादड़ से पूछा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू याद रख लीजिए, देखो पौधे याद रखना, पौधे में जो बीज होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बीज जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोकॉट बीज होती है, मोनोकॉट बीज होती है, ठीक है, एक बीजपत्री होते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। एक बीजपत्री पादप होते हैं, ठीक है, और एक होता है द्विबीजपत्री पादप होता है, ठीक है, जिसमें दो बीज होते हैं। एक बीजपत्री मतलब कि जिसका जो बीज होता है वो एक ही स्लॉट में होता है, ठीक है, दो भाग नहीं होते। और द्विबीजपत्री में क्या होता है? इसका बीज ऐसे दो भागों में बटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री। जनरली आपको एक बीजपत्री किसमें देखने को मिलेगा? तो जितने भी रेशेदार जड़ होते हैं, रेशेदार जड़ वाले जितने भी पौधे होते हैं, इनमें आपको एक बीजपत्री दिखता है। और जिसमें भी मूसला जड़ होती है, मूसला जड़, इसमें आपको देखने को मिलेगा द्विबीजपत्री पादप। ठीक, क्लियर है, रेशेदार जड़। इसके बाद याद रखना, इसका जो एक बीजपत्री है, इसमें जो फ्लावर होगा, पंखुड़ी, इसमें जो पंखुड़ी को गिनकर हम पहचान सकते हैं वो एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो पंखुड़ी याद रखना 3 या 3 के गुड़ज में होगी, गुड़ज में। तो 3 या 3 के गुड़ज में उसका पंखुड़ी दिख रहा है, तो वो क्या होगा? एक बीजपत्री। यदि याद रखना वो 4 या 5 या फिर 4-5 के गुड़ज में है, पंखुड़ी के गुड़ज में, ठीक है, गुड़ज में पंखुड़ी है, तो ये क्या होगी? तो याद रखना द्विबीजपत्री पादप होती है। ठीक, क्लियर है। एक बीजपत्री पादप में याद रखना जो पत्ती होंगी, पत्तियां, तो इसमें पत्तियां याद रखना ऐसे रेखीय पत्ती होती हैं, ऐसे रेखीय शिराविन्यास होती है, इसमें रेखीय शिराविन्यास होती है। जबकि इसमें याद रखना जालिकावत शिराविन्यास होती है, इस तरीके से जाली के समान शिराविन्यास होती है। तो ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को पहचानने का तरीका है। अब यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि याद रखना एक बीजपत्री के बहुत सारे कुल हैं। जैसे एक बीजपत्री के कुल में क्या आते हैं? तो याद रखना इसमें ग्रामिनी कुल आता है, ग्रामिनी कुल को हम लोग अनाज कुल कहते हैं, याद रखना, अनाज कुल। अभी अनाज कुल में क्या आती है? तो याद रखना इसमें आपका आता है चावल, एक बीजपत्री होती है चावल, ठीक है, धान या चावल में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब में क्या होती है? तो याद रखना एक बीजपत्री होते हैं। तो एक बीजपत्री के कुल क्या होते हैं? ग्रामनी कुल होते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। उसके बाद एक बीजपत्री के कुल में ही क्या होता है? याद रखना पल्मी कुल होता है, पल्मी कुल। पल्मी मतलब होता है इसमें याद रखना नारियल, ताड़, सुपारी। तो नारियल, ताड़, सुपारी में भी क्या होते हैं? एक बीजपत्री होते हैं, पल्मी कुल से होता है। ठीक, क्लियर है।
तो ये नारियल, ताड़, सुपारी और धान वाले जितना भी होते हैं अनाज कुल, वे सब के एक बीजपत्री होते हैं। ऐसे ही याद रखना बहुत सारे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री के कुल होते हैं। जैसे कि याद रख लीजिएगा द्विबीजपत्री में जैसे लेग्यूमिनेसी कुल होती है, लेग्यूमिनेसी कुल, मिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी कुल में क्या होते हैं, इसको बोलते हैं दाल कुल, दाल कुल कहा जाता है। ठीक है, जितने भी दाल वाले होते हैं उसको लेग्यूम प्लांट कहते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के होता है। ठीक, क्लियर है। उसमें इसी में और याद रख लीजिएगा सोलनेसी कुल होता है द्विबीजपत्री वाले में, सोलनेसी। सोलनेसी कुल में होती है आपके आलू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलनेसी कुल में क्या होती है, किस आलू, आलू आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है। ग्रैमनी कुल को अनाज कुल बोलते हैं, अनाज कुल, अनाज कुल कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना क्रूसीफेरी कुल, इसमें भी याद रख लीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्रूसीफेरी कुल के एग्जाम्पल में क्या क्या है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, इंजाइम है, कवकनाशक है, एमिनो एसिड है, ऑक्सिन है। तो देखो एक पे आप एंडोल एसिटिक क्या है, तो एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। देखो जो प्लांट हार्मोन होती है, प्लांट हार्मोन, हार्मोन ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं जनरली। ठीक है, एक तो होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और एक होता है प्लांट इनहिबिटर हार्मोन, प्लांट इनहिबिटर, प्लांट इनहिबिटर हार्मोन होती है। ठीक है, मतलब जो वृद्धि को प्रेरित करेगा, वृद्धि प्रेरित हार्मोन, वृद्धि प्रेरित हार्मोन बोलते हैं, प्रेरित करता है। और ये वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, वृद्धि रोधी हार्मोन, रोधी, वृद्धि को रोक देगा। ठीक, क्लियर है। तो प्लांट के ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इनमें होता है, याद रख लीजिए, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन होते हैं इनका नाम होता है, याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, इसमें जिबरलिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन क्या करते हैं, तो प्लांट को ग्रोथ करने का काम करते हैं। प्लांट इनहिबिटर हार्मोन में क्या होता है, ABA होता है, ABA एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल जो होती है, याद रख लीजिएगा, ये क्या होती है, तो प्लांट इनहिबिटर हार्मोन होता है। और एक हार्मोन होती है जो दोनों की भांति काम करता है, वो होता है, याद रखना, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। ठीक है, C2H4। तो ये सारे सारे प्लांट हार्मोन है, याद रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर है। इसमें से याद रखना ये जो ऑक्सिन हार्मोन होती है, इसमें जो ऑक्सिन हार्मोन है जो पेड़ों में पाया जाता है, उसमें दो तरीके के ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक जो ऑक्सिन होता है उनका नाम होता है एंडोल एसिटिक एसिड और एंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सिन दो टाइप के होते हैं, एक तो जो प्लांट में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, उसको बोलते हैं एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एक होता है सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। ठीक है, एक होता है संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन, और इसमें आता है आपका, याद रखना, 2,4-D। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, 2,4-D डाइक्लोरोडाइफेनॉल एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका जो यूज़ होता है, याद रखना, खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। तो ऑक्सिन को खरपतवार नाशी के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो एंडोल एसिटिक एसिड क्या है, एक प्रकार का ऑक्सिन है। और इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की है, तो इसका खोज, याद रखना, डार्विन नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक, क्लियर है। वही विकासवाद के सिद्धांत वाले डार्विन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही ऑक्सिन की खोज की थी। ऑक्सिन कहाँ पर बनता है पेड़ में, पूछा जाए तो पेड़ों के, याद रखना, जड़ के शीर्ष भाग में और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कलिका वृद्धि को प्रेरित करता है, फलों को, पुष्प को, पत्तियों को शुरुआती दौर में, याद रखना, झड़ने से रोकता है। तो ये सारे के सारे ऑक्सिन हार्मोन के काम होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन शब्द का प्रयोग या प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन शब्द को सबसे पहले दिया था, याद रखना, जोहानसन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। मेंडल ने क्या दिया था, तो याद रखना, मेंडल ने क्या दिया था, तो इसने विपर्यायी लक्षणों पर, याद रखना, मेंडल को क्या बोलते हैं, तो इसको जीनेटिक्स के फादर बोलते हैं, वांशिकता के जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने, याद रखना, मटर के दाने पर प्रयोग किया था, और कितने, 7 विपर्यायी लक्षण, मटर के 7 विपर्यायी लक्षणों पर इन्होंने क्या किया था, इसने स्टडी करा था। तो इसको आनुवांशिकता के जनक कहते हैं। ठीक, क्लियर है। तो मेंडल के बारे में याद रख लीजिए। ठीक, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो विकास का सिद्धांत दिया गया था, याद रख लीजिएगा, डार्विन द्वारा। ठीक है, अरस्तु ने, मेंडल ने क्या है तो जेनेटिक्स के फादर कहते हैं, मेंडलवाद दिया था। ठीक है, मटर के दाने पर प्रयोग किया था 7वीं पर्यायी लक्षणों पर। अरस्तु कौन है? तो अरस्तु के बारे में याद रख लीजिए, बायोलॉजी के फादर हैं, साथ ही साथ जूलॉजी के भी फादर कौन है? तो अरस्तु हैं। लुई पास्चर, याद रखना, रेबीज टीके की खोज किसने करा था? तो लुई पास्चर ने करा था। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन अव्यवस्थित होता है तो जीन कहाँ पर व्यवस्थित होता है? इसको देखिए, तो देखो जीन कहाँ पर व्यवस्थित होता है, समझो। ये होता है आपका कोशिका। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो ये कोशिका के अंदर, इसको जूम करोगे तो ये क्या है, याद रखना, केंद्रक। केंद्रक, ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब ये केंद्रक के अंदर याद रखना, छोटे छोटे ऐसे क्रोमेटिन के जाल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन आपस में याद रखना संघनित होते हैं, संघनित होते हैं। और संघनित होकर किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं, याद रख लीजिएगा, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम। और गुणसूत्र कुछ इस प्रकार के दिखती हैं। ठीक, क्लियर है? गुणसूत्र में ऐसे 2 क्रोमेटिन होते हैं, ये क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। ये गुणसूत्र के क्रोमेटिन आपस में ऐसे यहाँ पर ये सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो गुणसूत्र 2 क्रोमेटिन किससे जुड़े होते हैं? लास्ट टाइम एसीएफ में क्वेश्चन आया था, याद रखना, तो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अब इस गुणसूत्र को थोड़ा जूम करोगे तो याद रखना, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे या फिर इस तरीके से दिखेगा। ठीक, क्लियर है? तो इस तरीके से दिखेगा तो इसको बोलते हैं आरएनए, और इस तरीके से दिख गया तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। तो आरएनए डीएनए कहाँ मौजूद होती है? गुणसूत्र में। अब इस आरएनए और डीएनए के अंदर याद रखना, ऐसे कोडिंग हुआ रहता है, इस तरीके से कोडिंग हुआ रहता है। ठीक है, इस कोडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीन्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? इसको बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स देखो कहाँ पर है? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक में संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करेगा। और गुणसूत्र के अंदर क्या पाई जाती है? डीएनए आरएनए। और डीएनए आरएनए के अंदर क्या प्रयुक्त होती है? तो जीन्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, राइबोसोम में तो नहीं पाई जाती, हवित द्रवक में भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, गुणसूत्र में पाया जाता है आपका जीन्स। ठीक, क्लियर है? मानव में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? पूछा जाए तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा। ठीक है, संख्या में पूछा जाए तो 46 पाई जाती है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, काला आजार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो काला आजार क्या है? तो एक प्रकार का डिजीज है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ। तो जितने भी प्रोटोजोअल डिजीज है, देख लो, प्रोटोजोअल डिजीज। तो प्रोटोजोआ से कितना डिजीज होता है? तो इसको देखो, प्रोटोजोआ से होता है आपका, इसके लिए याद रख लीजिएगा लाइन, कल आम पानी में पका। तो कल आम पानी में पका, एक लाइन याद रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर है? और इसमें आपको पता चलेंगी जितने भी प्रोटोजोअल डिसीज होती है। तो कल से हो जाएगा, याद रखना, कालाजार बोलते हैं, कालाजार बोलते हैं, अजार। ठीक है, ब्लैक फीवर कालाजार होती है। उसके बाद याद रख लीजिएगा, अ से होता है अमीबी पेचिस। ये भी किससे होता है पूछा जाए तो याद रखना, ये होता है आपके प्रोटोजोआ से। म से होती है मलेरिया से होती है। ठीक है, प से होता है पायरिया रोग, प से क्या होती है? पायरिया रोग होती है। और उसके बाद नी से होती है निद्रा रोग। तो ये सारे के सारे जो, ठीक है, रोग होते हैं, किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होती है। इसमें से जो कालाजार होती है किससे होता है? तो याद रखना, लिस्मेनिया डोनवानी नामक क्या होती है? प्रोटोजोआ होती है, उससे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर किससे होता है? तो ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये थे, याद रख लीजिएगा आपके, ठीक है, आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसी डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।